नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवराज और आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट मेरे यानी शिवराज के साथ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए दो कहानियां लेकर आया हूं। शायद सुनने में आपको ये दोनों कहानियां एक दूसरे का पार्ट लग सकती है, लेकिन ये दोनों कहानियां अलग है। तो आइए आज की पहली कहानी शुरू करते हैं। मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोगों को मुंजा के बारे में पता होगा और शायद ये भी कि मुंजा भूत कैसे बनता है। पर सच कहूं तो जब मैंने इसे देखा था तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मुंजा क्या होता है। अब तो मैं काफी बड़ा हो गया हूं, 8-9 साल का था तब से मैं मुंजा के बारे में सुनता चला रहा हूं। पर जब मैंने इसे पहली बार देखा था तब मैं 12-13 साल का था। मेरे नाना जी हम बच्चों को डराने के लिए अक्सर कहा करते थे कि वहां मत जा, वहां मुंजा बैठा है, उधर मत जा, वहां मुंजा का वास है। बचपन में हमें सिर्फ इतना पता था कि मुंजा एक भूत होता है जो छोटे बच्चों को उठा ले जाता है। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो एक दिन मां ने बताया कि नाना जी जानबूझकर हमें डराने के लिए ऐसा कहा करते थे ताकि हम बच्चे घर से दूर कहीं इधर उधर न चले जाए, कहीं खो न जाए। और तब मैंने मां से पूछा था, लेकिन मां, क्या मुंजा सच में होता है? मां ने कहा, पता नहीं, होता भी होगा, लेकिन कभी देखा नहीं, बस कहानियां सुनी है। मैंने मां से फिर पूछा, कैसे दिखता है वो? मां ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, वो भी पता नहीं, पर कहते हैं कि ये एक ब्राह्मण परिवार के बच्चे की आत्मा होती है। 8 से 13 साल के बीच इन बच्चों की कोई विधि होती है उपनयन करके, और अगर वो लड़का इस विधि के 10 दिन के भीतर किसी कारण से मर जाता है तो वो मुंजा बनता है। लेकिन इन्हें मुंजा क्यों कहते हैं? मैंने अगला सवाल किया। क्योंकि मराठी में मुंज करना मतलब इनके सर का मुंडन किया जाता है और इस मुंडन विधि के बाद ये मरते हैं, तो इसीलिए शायद इन्हें मुंजा कहते होंगे। मेरा अगला सवाल फिर से तैयार था, तो लोग इनसे इतना डरते क्यों हैं? ये तो छोटे बच्चे होते हैं ना? मां भी मेरे इस सवाल से थोड़ा सोच में पड़ गई और उसने आगे कहा, क्योंकि इनका प्रकोप भयानक होता है, इनसे छुटकारा पाना लगभग नामुमकिन होता है। वैसे ये शरारती होते हैं, ज्यादातर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, बस डराते हैं, मस्ती करते हैं। लेकिन अगर इन्हें जानबूझकर गुस्सा दिलाया गया तो फिर इनका प्रकोप किसी को भी मौत के घाट उतार देता है। तुम्हारे नाना जी के गांव में भी एक घर है शायद, मैंने बचपन में कभी देखा था। नाना जी कहते हैं कि उस घर में मुंजा ने डेरा डाल रखा है और इसलिए वो पूरा घर बर्बाद हो गया है। अब मां से ये सब सुनने के बाद मुंजा के बारे में जानने की मेरी और इच्छा बढ़ गई। और जैसे बच्चे आपस में ऐसी भूत प्रेत विषय के बारे में बात करते हैं, मैं भी अपने दोस्तों को मुंजा से जुड़ी झूठी कहानियां बताकर उन्हें डराने लगा। बताने लगा कि हमारे गांव में एक मुंजा की आत्मा रहती है। और उसी बीच एक बार मैं छुट्टियों में नाना जी के गांव चला गया। तब नाना जी तो वहां नहीं थे, पर उनकी सुनाई कहानियों के बारे में अब भी सब बातें करते थे। उस वक्त मेरा कोई एक रिश्तेदार भी वहां आया हुआ था, कोई दूर का रिश्तेदार था, लेकिन रिश्ते में भाई था। मैंने उसे कभी नहीं देखा था। उसका नाम सागर था और वो लगभग मेरी ही उम्र का था। एक ही दिन में हम दोनों में दोस्ती हो गई और उस दिन मैंने उसे नाना जी के बारे में बताया और ये भी बताया कि उन्होंने मुंजा को देखा था। वो भी मुंजा के बारे में जानने को उत्सुक था। मैंने अपनी झूठ मूठ की कहानी उसे सुना दी। गांव के उस घर के बारे में भी बताया जहां मुंजा का वास है, जिस घर को मैंने खुद कभी नहीं देखा था। और मुझे लगा कि वो ये सब सुनकर डर जाएगा, लेकिन वो थोड़ा शरारती और घमंडी था, हमेशा अकड़ कर बात करता। उसने बड़े ताव में मुझे बताया कि ये भूत प्रेत मुंजा बिंजा कुछ नहीं होते। मैंने किताबों में पढ़ा है कि ये हमारा भ्रम होता है और कुछ नहीं। अब वो हर बार मुझे कम अक्ल साबित करने की कोशिश करता, हर वक्त मुझे ऐसे जताता कि जैसे वो मुझसे ज्यादा समझदार और होशियार है। घर वाले भी उसी का लाड़ प्यार कर रहे थे, क्योंकि वो हमेशा बड़ों जैसी बातें करता था। अगले 2-4 दिन तक वो मुझे मुंजा कहकर चिढ़ाता रहा। घर वालों ने भी उसी का साथ दिया। पता नहीं उसने उन्हें मेरे बारे में क्या बताया था, लेकिन उसके बाद मैंने उसके साथ बात करना और खेलना कम कर दिया। फिर एक दिन दोपहर वो मेरे पास आया और मुझसे कहा
चल आसपास टहलने चलते हैं। मैंने पता लगा लिया है, गांव के बाहर पहाड़ी के रास्ते पर मुंजा का वास है। चलना, चलकर उस जगह को देखते हैं। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा डर गया था, पर मैं उसे दिखाना नहीं चाहता था, नहीं तो वो मुझे डरपोक समझ लेता। इसलिए मैंने सिर्फ इतना कहा, नहीं, मम्मी चिल्लाएगी। इस पर वो मुझ पर हंसने लगा और कहा, अरे मैंने तो पहले ही घर वालों को बता दिया है कि हम आसपास टहलने जा रहे हैं और बस घंटे भर की तो बात है, घंटे भर में हम वापस आ जाएंगे। तू चाहे तो बाहर ही रुकना, मैं जाकर देख कर आ जाऊंगा। उसने इतनी बार वो बात कही तो आखिरकार मुझे उसे हाँ कहना पड़ा। मैं जानता था कि वो बस मुझे डरपोक और अपने आप को बहादुर साबित करना चाहता है और वापस घर आने पर फिर से वो अपने आप के बारे में ढींगे हाँकना शुरू कर देगा। पर फिर भी मैं जाने को तैयार हो गया। हम दोनों खेतों के रास्ते पगडंडी के रास्ते से होते हुए पहाड़ की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में हम खेतों में रुके, नदी के पानी में खेले, पेड़ों पर चढ़े और न जाने क्या क्या किया, और हमें पता ही नहीं चला कि हम कितनी देर से चल रहे थे और किस तरफ जा रहे थे। आखिरकार इतनी देर चलने के बाद मैं बहुत थक गया और थककर एक घने पेड़ के नीचे एक बड़े से पत्थर पर बैठ गया। मेरे हाथ पांव दर्द करने लगे थे। सागर मेरे पास आया और उसने मुझे कहा, अरे इतने में थक गया, चल उठ, बस और थोड़ी दूर जाना है। पर सच कहूं तो मुझसे तब चला ही नहीं जा रहा था। मैंने थक की हालत में ही उसे कहा, थोड़ी देर यही आराम करते हैं ना, फिर आगे चले जाएंगे। मैं उसे कुछ देर रुकने को कहता और वो मुझे हर बार यही कहता कि बस थोड़ा ही दूर तो जाना है। उससे पीछा छुड़ाने के लिए मैंने उससे कहा, अरे मुझे बहुत प्यास लगी है यार, सच में। उसने आखिरकार मेरे हाथ को खींचकर मुझे उठाने की कोशिश की और उस वक्त मैंने अपना शरीर किसी मुर्दे जैसे छोड़ दिया। मुझ में जान ही नहीं बची थी। मैं बेजान सा पत्थर पर पड़ा रहा। पर तभी उसने अपने आसपास देखते हुए मुझे कहा, अच्छा रुक, मैं तेरे लिए पानी लेकर आता हूं, फिर तो चलेगा ना। मैंने उसे पूछा, तू कहां जा रहा है? उसने आगे चलते हुए मुझे कहा, अरे वो देख, वो आगे कोई घर है, कोई ना कोई तो जरूर होगा। और वो दूर चला गया। मैं सच में बहुत ज्यादा थका हुआ था, इसलिए वही सिर को पीछे कर मैं पेड़ के सहारे उसी पत्थर पर लेट गया। ऊपर से पेड़ के पत्तियों से छनकर आती सूरज की रोशनी से मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और शांति से बस पड़ा रहा। तेज धूप कम हो गई थी और सूरज पश्चिम में आगे बढ़ रहा था, लेकिन उस पल मैं इतना थका था कि लगा जैसे बस मैं ऐसे ही पड़ा रहूं, और एक पल में मैं नींद में चला गया। कुछ देर बाद मैंने एक आवाज सुनी, आंखें खोलने की भी मुझ में ताकत नहीं थी। लगा कि सागर पानी लेकर आया होगा, और मैं वैसे ही बेजान अधमरी हालत में लेटा रहा। मैंने दोबारा वो आवाज सुनी। इस बार मैंने आंखें खोली और आंखों पर पड़ रही सूरज की किरणों से बचाते हुए मैंने सिर्फ गर्दन उठाकर अपने आसपास देखा तो वहां कोई नहीं था। एक गहरी सांस लेकर अपने हाथों को सिर के नीचे रखकर मैं फिर से आराम से लेट गया। इस बार वो आवाज मैंने अपने कान के पास सुनी। मैं घबराकर उठकर बैठ गया। आसपास कुछ भी नहीं था, और उस पल मैंने ऊपर पत्तियों की सरसराहट सुनी तो मैंने झट से ऊपर देखा तो ऊपर कोई टहनियों के पीछे घने पत्तियों के सहारे मुझे देख एकदम से छुप गया। मैं फिर से सूरज की आती किरणों से बचते बचाते ऊपर देखने की कोशिश करने लगा कि आखिर वो क्या है। वहां कोई था जो मुझे देखकर छुप रहा था, और फिर मैंने गुस्से में ही कहा, सागर, जानता हो कि तू मुझे डराने के लिए यह सब कर रहा है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा। और उस पल मैंने एक अजीब हंसने की आवाज सुनी। तभी मुझे दूर कहीं से सागर की चीख सुनाई दी और मैं एकदम से अपनी जगह पर खड़ा हो गया। मैंने देखा कि वो उसी घर के दरवाजे के पास खड़ा था जिसके बारे में वो अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। वो मुझे देख हंस रहा था और अपने पास आने का इशारा भी कर रहा था। इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, तुझे मुंजा दिखाता हूं। मुझे डर तो लग रहा था,
पर उससे भी ज्यादा मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था। जानता था कि यह जरूर कोई शरारत कर रहा है और फिर घर जाकर बताएगा कि कैसे उसने मुझे डराया। मैं गुस्से में तेजी से चलते हुए उसकी ओर जाने लगा। वो भी दौड़कर घर के अंदर चला गया। मैं भले ही घर से दूर था, लेकिन दरवाजे के ठीक सामने सीधे चल रहा था। जैसे ही सागर दौड़कर अंदर गया, मैंने किसी और को भी उसके पीछे दौड़कर जाते हुए देखा। वो देख मैं चौंक गया और अपनी जगह पर रुका। पता नहीं वो क्या था। क्या सच में वहां कोई मूंजा था या सागर मेरे साथ मजाक कर रहा था? कुछ देर खड़े होकर सोचा कि शायद वहां कोई रहता होगा और मैं फिर से आगे चलने लगा। मैंने चलते चलते गुस्से में ही उसे आवाज दी, देख तू मुझे झूठ मूठ बोलकर डराने की कोशिश मत कर। मुझे घर के अंदर से उसकी आवाज आई, मैं ऐसा क्यों करूंगा? इसलिए क्योंकि तू घर वालों को यह बताना चाहता है कि मैं डरपोक हूं और तू बहादुर है। उसने फिर ऊंची आवाज में जवाब दिया, ऐसा है तो एक बार घर के अंदर तो आ। घर के अंदर आया तो तू बहादुर और मैं डरपोक। और मैंने गुस्से में ही अपने आप से कहा, चल तो फिर देखते हैं। पर जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा, मुझे महसूस हुआ कि घर के अंदर तो घना अंधेरा है। बाहर इतनी रोशनी होने के बाद भी घर में सब तरफ घना अंधेरा था। सोचा शायद धूप में चलने के कारण मुझे ऐसा लग रहा होगा, जैसे कि जब भी हम धूप में चलकर घर के अंदर जाते हैं तो कुछ देर के लिए हमें कुछ दिखाई नहीं देता। यह ठीक वैसा कुछ होगा। और कुछ देर वहीं रुकने के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगा। घर तो अंदर से पूरा खाली था। अंदर के कमरे से मैंने फिर वही किसी के दौड़ जाने की आवाज सुनी। मतलब ये अंदर के कमरे में छुपा था। मैंने थोड़ा संभल कर ही घर में कदम रखा। अंदर सब तरफ जाले बने थे, दीवारें काली थी और वहां जो कुछ था वो या तो टूटा फूटा था या खराब हो चुका था। फिर मैंने कुछ खुसफुसाहट भरी आवाजें सुनी। धीरे धीरे चलकर मैं अंदर के कमरे की चौखट के पास चला गया। वहीं खड़े होकर अंदर झांकने की कोशिश की। कमरे का दरवाजा पूरा खुला नहीं था। तभी अंदर कुछ हलचल महसूस हुई। अंदर पड़ी खाट के नीचे कोई छुपा हुआ था। मेरी आहट से उसने अपने पैर अंदर खींच लिए और मुझसे छुपने की कोशिश की। उसी पल दूसरी तरफ अलमारी का दरवाजा किसी ने अंदर से खींच लिया। उसकी आवाज ने मेरा ध्यान आकर्षित कर लिया। तो तीसरी जगह मैंने किसी को अपना सिर छुपाते हुए देखा। या तो यह सागर सच में पागल है या इसने मुझे डराने का पूरा प्लान बनाया है। वही चौखट को पकड़कर मैं धीरे से नीचे बैठा और नीचे झुककर देखने लगा। मेरे हाथ का स्पर्श होते ही दरवाजा अपने आप खुल गया। मैंने झुककर नीचे देखा और नीचे देखते ही मेरे होश उड़ गए। खाट के नीचे सागर बैठा हुआ था। उसका मुंह पूरा खुला था पर मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। आंखों की पुतलियां गायब थी। बस एक अजीब घरघराती आवाज थी जो उस कमरे में सुनाई दे रही थी। उसने अपना एक हाथ मेरी तरफ आगे बढ़ाया और मुझे उसके पीछे एक शरीर दिखाई दिया। किसी बच्चे का शरीर, यानी सिर्फ धड़, जिस पर सिर था ही नहीं। और वह ऐसे झुका था जैसे मुझे देख रहा हो। घबराहट में मैं फिसलकर अपने पीछे गिर पड़ा। नीचे गिरा तो मेरा ध्यान अपने आप ही सोफे के नीचे चला गया। वहां किसी बच्चे का सिर पड़ा हुआ था। यह भी सिर्फ सिर था, बड़ी बड़ी आंखें, और मुझे देख उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई। मेरी सांस फूल गई। सांस लेने में तकलीफ होने लगी। हाथ पैर थरथराने लगे। अगर यह कोई मजाक था तो यह बहुत ही डरावना और भद्दा मजाक था। मैं पीछे हटने लगा और तभी अलमारी खुली और अंदर से दो पैर बाहर निकल आए। मैंने ऊपर देखा तो ऊपर धड़ ही नहीं था, वो सिर्फ पैर थे और वो पैर मेरी तरफ ही बढ़ रहे थे। मैं तेजी से लड़खड़ाकर पीछे हटने लगा। किसी तरह घर के दरवाजे के पास पहुंचा और देखा कि वो पैर दौड़कर मेरी तरफ आ रहे थे। वो देख मैं उछलकर घर से बाहर कूद पड़ा और घबराई हालत में नीचे की ओर दौड़ने लगा। पीछे से आती आवाज से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सामने पेड़ के पत्तों में अजीब सी सरसराहट होने लगी थी, जैसे वो पूरा पेड़ बौखला गया हो।
मैं बिना देखे जहां जगह मिल रही थी वहां भाग रहा था और उस पहाड़ के रास्ते से नीचे उतर रहा था। मेरे भागने के साथ साथ ही आसपास के पेड़ झाड़ियों में भी हलचल हो रही थी। ऐसे लगता जैसे कुछ साए पेड़ों के झाड़ियों के पीछे से सरक रहे हो। कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा हो और मुझे दबोचना चाहता हो। डर के मारे मेरी धड़कनें और भी तेज हो गई, पर मैं पागलों की तरह बस भागता रहा। रुकता तो हाथ पैर थरथराने लगते। शाम ढलनी शुरू हो गई थी। सूरज पश्चिम में झुक रहा था और मुझे डर था कि कहीं अंधेरा ना हो जाए। मैं दौड़ता रहा, भागता रहा और आखिरकार किसी तरह रास्ता ढूंढते हुए मैं घर तक पहुंच गया। घर जाते ही मैं आंगन में गिर पड़ा। मेरी हालत देख घर वाले भी घबरा गए और मुझे उठाने के लिए मेरे पास दौड़कर आए। हाफते रोते हुए मैं उन्हें सागर के बारे में बताने लगा। घबराहट के मारे मैं बार बार उन्हें यही कह रहा था। मैंने उसे मना किया था, मैं उसके साथ नहीं जाने वाला था, पर उसने मेरी कोई बात नहीं मानी। और ये बात शायद घर वाले भी जानते थे, क्योंकि उसी ने उन्हें बताया था कि वो मेरे साथ बाहर जाने वाला है। उसी वक्त छोटे मामा जी ने साइकिल निकाली और मुझे साइकिल पर बिठाकर उस घर की तरफ निकल पड़े। बड़े मामा जी ने अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को पुकारा और वो हमारे पीछे आने लगे। कुछ 15 मिनट में ही हम उस घर तक पहुंचे। अब वहां सब कुछ शांत था, कोई आवाज नहीं, कोई आहट नहीं। इस वक्त तक सूरज डूब चुका था। आसमान अंधेरे की चादर को ओढ़ रहा था। वहां जाते ही मामा जी और उनके साथी सब मिलकर घर में और घर के आसपास सागर को ढूंढने लगे, उसे पुकारने लगे। हम उस रास्ते पर भी ढूंढते चले गए जहां से हम उस घर तक पहुंचे थे, पर सागर कहीं नहीं मिला और न ही उसके वहां होने के कोई निशान मिले। रो रो कर मेरी हालत खराब हो गई थी। घंटे भर में पुलिस वहां आ गई और पुलिस ने भी खोजबीन शुरू कर दी। सब कुछ ढूंढा गया, लेकिन सागर का कहीं अता पता नहीं था। मैं वापस घर आया तो घर में जैसे मातम छाया हुआ था। सागर की मां की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सबकी हालत खराब थी। अगले 3-4 दिन तक हर किसी ने हर जगह पर सागर को ढूंढने की कोशिश की, पर कुछ हाथ नहीं लगा। उस बीच मैंने मामा जी को यह कहते हुए सुना कि अगर नाना जी होते तो शायद ये दिन देखना ना पड़ता। वो हमेशा बच्चों को बाहर जाने से रोकते थे और जिस घर में सागर गया था वहीं पास ही पीपल का पेड़ है जहां मुंजा का वास है। उस घर पर भी मुंजा का प्रकोप है। वो घर कई पीढ़ियों से वहां है, लेकिन उस घर के आसपास भी कोई नहीं भटकता, कोई वहां जाने की हिम्मत तक नहीं करता। ये बच्चे न जाने वहां क्यों चले गए थे। सच कहूं तो मैंने मुंजा को देखा था। मैं जब पेड़ के नीचे सो रहा था तब मैंने उसकी एक झलक देखी थी। घर में मैंने जिसे देखा था वो भी मुंजा था। पहली बार मुझे मुंजा के नाम से इतना डर लगा था और मैं ये सोचने पर मजबूर हो चुका था कि जिन्हें मैं बस शरारती बच्चों की आत्मा समझता था, क्या वो इतने खतरनाक होते हैं। मेरा मन मानने को तैयार ही नहीं था, लेकिन मैंने जो कुछ देखा था वो भी सच था। वो भयानक था। सागर कहाँ गया कभी कुछ पता नहीं चला, लेकिन उस दिन के बाद से मैं मुंजा और भूत प्रेत इन चीजों से डरने लगा था। हम में से कई लोगों के लिए किसी आत्मा का कब्जा एक ऐसी चीज है जिसे हम फिल्म में देखते हैं और भूल जाते हैं, पर जो जानते हैं कि यह कितना भयानक होता है वही इसे समझ सकते हैं। क्योंकि मैं भी जानता हूं कि ऐसा होता है। मैंने खुद देखा है। मरे हुए लोग, उनकी आत्माएं बातें करती है और कभी कभी वो किसी जिंदा आदमी पर भी कब्जा कर लेती है। मैं आपको अपनी एक सच्ची कहानी सुनाना चाहता हूं और आप खुद तय कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि किसी आत्मा का किसी इंसान को वश करना सच में होता है या यह सिर्फ झूठ होता है, किसी फिल्म की तरह बनाई कहानी की तरह। जब भी गर्मियों की छुट्टी में हम गांव में अपने दादा दादी से मिलने जाते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो गांव अब भी पुराने गांव जैसा ही था। ज्यादा सुविधाएं तो नहीं थी, लेकिन चारों तरफ से धान के खेतों से घिरा हुआ हरी भरी और बहुत सुंदर जगह थी। वहां मैं और मेरे चचेरे भाई हमेशा मौज मस्ती किया करते थे और आंगन में पीपल का पेड़ खेलने के लिए हमारी पसंदीदा जगह थी।
एक दिन हम उसी पेड़ के नीचे खेल रहे थे, तभी हमें चिल्लाने की और फिर बहुत सारी आवाजें सुनाई दी। मेरे चाचा ने हमें जोर से पुकारा और हम सभी बच्चे ये देखने के लिए उत्सुक होकर दौड़े कि घर के पीछे क्या हो रहा है। हमारे सारे परिवार के लोग वहीं पर खड़े थे। मेरे पिताजी और चाचा जी किसी गाय भेड़ बकरी चराने वाले को पकड़ रहे थे। अब उस समय गांव में जो भी किसान थोड़े धन संपन्न होते थे, उनकी गायों को और भेड़ बकरियों को चराने के लिए कोई ना कोई आदमी जरूर होता था। मेरे दादाजी के पास भी था और ये वही चरवाहा था। वो चरवाहा चीख रहा था, चिल्ला रहा था। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि वो चिल्ला क्यों रहा है। उसकी आंखें पीछे की ओर मुड़ी हुई थी, यानी ऊपर चढ़ी थी, इसलिए हमने केवल उसकी आंखों का सफेद हिस्सा देखा। वो आदमी इधर उधर झटपटा रहा था, अनाप शनाप चिल्ला रहा था, मेरे पिताजी और चाचा जी से छूटने की कोशिश कर रहा था। और ऐसा करते हुए वो इतना पीछे की ओर झुक जाता था कि मुझे लगता कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट ही जाएगी। जिस तरह से वो झुकने की कोशिश कर रहा था, वो अपने शरीर को इतना मोड़ लेता था कि किसी भी आम आदमी के लिए संभव ही नहीं था। हमने वो जो कुछ कह रहा था उसमें से कुछ को समझने की कोशिश की, लेकिन वो तो अजीब आवाज में चिल्लाता रहा और उनमें से कुछ ऐसा लग रहा था जैसे ये शब्द ही नहीं थे, बस कोई अजीब आवाजें थी, अजीब ध्वनियां थी। अरे जाओ, भागो, जल्दी से खाट लेकर आओ। मेरे चाचा जी हमें देखकर चिल्लाए और हम अंदर भागे। एक खाट उठाकर उसे घर के पीछे के आंगन की ओर ले गए। फिर चाचा ने हमें रस्सी लाने के लिए कहा और मेरा चचेरा भाई उसे लेने के लिए दौड़ पड़ा और जल्दी से वापस आ गया। एक दूसरे आदमी ने रस्सी पकड़ी और मेरे पिताजी और चाचा जी ने उस चरवाहे को खाट पर बिठाने की कोशिश की, लेकिन वो झटपटाता रहा। वो पूरी ताकत से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। चाचा ने फिर हमें कहा कि घर के सामने जाओ और रास्ते में जो भी दिखाई दे उसे बुलाकर यहां लेकर आओ। हम बच्चे थे और वो सब देखने में हमें मजा आ रहा था। हम तुरंत दौड़कर घर के सामने चले गए और 2-3 लोगों को बुलाकर लेकर आए। उस चरवाहा को पकड़ने में मेरे पिताजी और चाचा जी की मदद करने के लिए 3 और लोगों की और उसे खाट से कसकर बांधने के लिए एक और आदमी की जरूरत पड़ी। आखिरकार सबने मिलकर उस चरवाहा को खाट से कसकर बांध दिया। उसके दोनों हाथों को भी नीचे बांध दिया गया ताकि वो आगे बढ़कर किसी को चोट न पहुंचा सके या कोई नुकसान न कर सके। उसके पैर भी कसकर बांध दिए गए थे ताकि वो किसी को लात न मार सके। पूरे समय चरवाहा अपना सिर इधर उधर घुमाता रहा, झटकता रहा और चिल्लाता रहा। वो अपने आप को छुड़ाने के लिए लड़ता और उछल उछल कर खाट को जोर से हिलाता। वो इतनी ताकत लगा रहा था कि मुझे डर था कि कहीं वो रस्सी तोड़कर हम पर हमला ना कर दे। और उसके कुछ देर बाद वहां खड़े लोग उसे खाट के साथ उठाकर घर के अंदर एक कमरे में ले गए। मैं भी छुप छुप कर उनके पीछे जा रहा था और देख रहा था कि वो सब क्या कर रहे हैं। उसकी आंखें अभी भी खींची हुई और ऊपर की ओर मुड़ी हुई थी और काफी देर तक झटपटाने के बाद धीरे धीरे वो गुर्राता हुआ अचानक शांत हो गया। बाकी सभी लोग उससे थोड़ा दूर खड़े होकर बस उसे देख रहे थे। सब कुछ शांत था, एकदम सन्नाटा जैसा। उसकी आंखें सामान्य हो गई और उसने हमारी ओर देखा बहुत शांत आंखों से। मैं यहां कैसे पहुंचा? उसने हम सब की ओर देखते हुए सवाल किया। मुझे तुरंत खोल दो, मैं अपने घर जाना चाहता हूं। पर कोई आगे नहीं बढ़ा। तो उसने थोड़ा गुस्से में कहा, तुम लोग मेरे साथ ये क्या कर रहे हो? तुम क्या करना चाहते हो? कुछ तो बहुत अजीब था। वो आदमी हमारा ही चरवाहा था, लेकिन लगा जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। तुम कौन हो? मेरे चाचा ने खाट से बंधे आदमी से पूछा और उस आदमी ने उसी आवाज में बताया, मैं जानता हूं कि मैं सिर्फ एक चरवाहा हूं, मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं हुआ है। आप लोगों ने मुझे ऐसे क्यों बांध कर रखा है? लेकिन हम सब देख रहे थे कि उसका स्वभाव बदल गया था। उसके चेहरे पर भाव बार बार बदल रहे थे। कभी उसका चेहरा उदास नजर आता तो कभी गुस्सैल। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थी और उसकी आंखें तिरछी थी, जो बात करते करते अचानक ऊपर चढ़ जाती। मेरे चाचा ने उसे कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम कोई चरवाहा हो, तुम्हारे अंदर कुछ और है। देखो, तुम सच बताओ कि तुम कौन हो
वरना तुम यहां से नहीं निकल पाओगे। अब और नहीं। और ऐसा कहते हुए वो हंसने लगा। फिर वो खाट को इधर उधर हिलाते हुए चिल्लाने और गाली देने लगा। मैं डरते हुए दीवार के सहारे नीचे बैठ गया। मेरे चाचा जी, पिताजी और दूसरे बाकी लोग इस घटना पर बात करने के लिए घर के दूसरी तरफ चले गए, लेकिन मैं अपनी जगह से नहीं हिला। शायद डर के कारण मैं वहीं रुक गया था। आखिरकार मैंने हिम्मत जुटाई और दरवाजे की ओर बढ़ने लगा, और मेरी इस हरकत पर उस आदमी का ध्यान गया। उसकी आंखें मुझ पर टिकी हुई थी। मैं भी उसकी आंखों में देख रहा था, और एकदम से उसकी आंखें सामान्य हो गई। मुझे डर लग रहा है, ये लोग मुझे मारना चाहते हैं, उसने विनती करते हुए कहा। सचमुच उसकी आंखें आंसू से भर गई, और वो उतना ही डरा हुआ लग रहा था जितना कि मैं उस वक्त डरा हुआ था। मेरी मदद करो, मुझे यहां से छुड़ाओ, उसने रोते हुए फिर कहा। मैं उसके करीब गया, और जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा, उसकी आंखें ऊपर चढ़ गई और उसने अपना एक हाथ झटके से आगे बढ़ाया। लगभग मुझे पकड़ ही लिया था, लेकिन मैं चिल्लाया और कमरे से बाहर भाग गया। चरवाहा पीछे से चीखता रहा, चिल्लाता रहा। उसके चेहरे पर अब कोई डर नहीं था। वो बहुत भयानक और भूखा लग रहा था। वो अंदर से चिल्ला रहा था कि वो फिर से आजाद हो जाएगा। उसे कोई नहीं रोक सकता, उसे कोई बांधकर भी नहीं रख सकता। उसके लिए शरीर बस एक घर है। वो जब चाहे उसे बदल सकता है, उसे छोड़ सकता है। वो उस खाट को इतनी ताकत से उछाल रहा था कि उसने खाट को दूसरी ओर सरका दिया। मैं बाहर खड़ा था, लेकिन फिर भी मैं बार बार कभी खिड़की से तो कभी दरवाजे की दरार से अंदर झांककर उसे देख रहा था। मैं बहुत डरा हुआ था, क्योंकि वो आदमी जो कुछ बोल रहा था, चिल्ला रहा था, उसकी आवाज बिल्कुल भी सामान्य नहीं थी। मेरे चाचा जी ने निष्कर्ष निकाला कि चरवाहा पर भूत प्रेत का साया है। जब वो गायों के साथ मैदान में गया हुआ था, तभी किसी चीज ने उस पर कब्जा कर लिया है। और फिर मेरे चाचा जी ने उस चरवाहा के अंदर भूत प्रेत या प्रेतात्मा जो कुछ था, उससे छुटकारा पाने के लिए, उस भूत प्रेत को भगाने के लिए अनुष्ठान करने का निर्णय लिया। भूत भगाने की क्रिया बहुत अजीब थी, कुछ ऐसा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मेरे चाचा जी ने उस चरवाहा के कान में लाल मिर्च भर दी, जिससे वो गुस्से से चिल्लाने लगा। आंखों पर काला कपड़ा बांध दिया, और एक पुराने बर्तन को मिट्टी से पोतकर पहले तो उसे जलाया गया। फिर उसमें पानी भरकर चाचा ने चरवाहा को पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन वो था कि पानी को बार बार उगलता रहा। आखिरकार किसी तरह चाचा ने उसे पानी पीने के लिए मजबूर किया, और उसके बाद चाचा जी ने पवित्र भगवान हनुमान चालीसा के छंदों का पाठ करना शुरू किया, और इन छंदों के दौरान उस चरवाहा की पिटाई करने लगे। अब तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था, और मेरे चाचा जी, दादाजी, पिताजी, यहां तक कि हम सब बच्चों को भी चिल्ला चिल्ला कर जान से मार देने की धमकियां दे रहा था। हमारे बारे में जो भी चीजें उसने कही थी, वो बहुत ही घिनौनी और बहुत बुरी थी। जैसे कि वो हमारे सिर को काट देगा, आंखें नोच लेगा, शरीर से चमड़ी को छील छील कर निकालेगा, और इससे भी कई ज्यादा भयानक। वो ये सब कहते हुए जोर जोर से चिल्ला रहा था कि बाहर बैठे सब लोग उसे सुन सकते थे, और उसकी इन्हीं बातों को सुनकर हम बाहर बैठे डर रहे थे। हम उस चरवाहा को अच्छे से जानते थे। वो स्वभाव से गरीब था, और इसीलिए हम जान चुके थे कि वो जो कुछ कह रहा है, ये इस बात का सबूत है कि उस पर सच में किसी भूत प्रेत का साया है। उसकी धमकियों के बावजूद मेरे चाचा ने उस चरवाहा को छोड़ने के बारे में एक बार भी नहीं सोचा, जबकि उसके अंदर जो कोई आत्मा थी, वो अब हद से ज्यादा आक्रामक हो चुकी थी। वो बहुत ज्यादा ताकतवर और भयानक लग रही थी। इस समय तक मैं अपने अन्य चचेरे भाइयों से लिपटकर सिसक रहा था। उस चरवाहा की आंखें अब भी पीछे मुड़ी हुई थी। रस्सियों पर दबाव बढ़ता जा रहा था। उसके चेहरे और गर्दन की नसें उसकी त्वचा के नीचे इतनी फूली और उभरी हुई थी कि मुझे लगा कि वो फटकर बाहर निकल आएंगी। उस वक्त मेरे चाचा जी ने सड़क से कुछ पत्थर उठाए और उन्हें अपने हाथ में ले लिया, और उसके बाद वो बुरी आत्माओं को भगाने के लिए मंत्र पढ़ने लगे। पहली बार जब उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया तो चरवाहा क्रोध से दहाड़ने लगा
उसके भीतर जो कुछ था उसने मंत्रों को पहचान लिया और वो जोर जोर से हंसने भी लगा। उस चरवाहा ने मेरे चाचा पर चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मेरे चाचा जी हाथ में छोटे छोटे पत्थर पकड़कर बस मंत्र जाप करते रहे। पर हम देख सकते थे कि उस पर मंत्रों का कोई असर नहीं हो रहा था। जब उनका मंत्र जाप पूरा हो गया तो उन्होंने फिर से मंत्रों को दोहराना शुरू किया। बार बार चाचा ने मंत्रों का उच्चारण किया और प्रत्येक पाठ के साथ वो चरवाहा और अधिक हिंसक हो गया, अधिक क्रोधित हो गया। हिंसक धमकियां देने लगा, चिल्ला चिल्ला कर कहता कि हम सबको भी उसी तरह तड़पा तड़पा कर मार देगा। वो इतनी हिंसक भाषा में कहता कि हम अपने कानों पर हाथ रख देते। वो कुछ करता या नहीं पता नहीं, लेकिन हमें उसकी धमकियों से ही डर लगने लगा था। आखिरकार चाचा ने मेरे पिताजी को उनके गुरु और जाने माने बाबा को बुलाने के लिए कहा। शायद उन्हें भी यह लगने लगा था कि वो अकेले इसे नहीं संभाल सकते, और उसी वक्त मेरे पिताजी तुरंत ही दूसरे गांव चले गए। उनके जाने के बाद भी चाचा जी मंत्र पढ़ते रहे। चाचा ने भूत प्रेत भगाने का मंत्र 121 बार पढ़ा। करीबन 1.5 से 2 घंटे तक यह सब चलता रहा, और फिर जब उन्होंने इसे आखिरी बार कहा तब तो उन्होंने चरवाहा के शरीर पर अपने हाथ में पकड़े छोटे छोटे पत्थर फेंक दिए। उनकी इस हरकत के बाद चरवाहा का शरीर इस प्रकार मुड़ गया था कि लगा उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। वो बहुत ताकत से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। उसने अपने शरीर को इस तरह से ऊपर उठाया था कि या तो उस पर बंधी रस्सियां टूट जाती या फिर उसका शरीर। वो जोर से चिल्लाया, एक बहुत तेज चीख, और फिर उसने चीखना बंद कर दिया और खाट पर बेजान होकर नीचे गिर पड़ा। उसके चेहरे पर उभरी काली नीली रेखाएं बुझती चली गई। फूली हुई उभरी नसें सामान्य स्थिति में लौट आई। लगा जैसे वो ठीक हो रहा है। चरवाहा ने एक गहरी सांस ली और फिर वो आगे उथली सांसें लेता रहा। फिर अचानक एक झटके के साथ वो जाग गया। अपने आप को इस स्थिति में देखकर वो डर गया, और फिर उसने मेरे चाचा को कहा, मैं मैदान में गायों के साथ था और एक पीपल के पेड़ के पास पेशाब करने चला गया। अचानक मुझे बहुत बेचैनी महसूस हुई। लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो, और फिर अचानक मुझे चक्कर आया। सब कुछ काला पड़ गया। आसपास दिखाई देना बंद हो गया। सब तरफ अंधेरा था। तभी मुझे महसूस हुआ कि जैसा कोई मेरे शरीर पर कूद पड़ा हो। मैं अपने शरीर को झटकने लगा, उसे अपने से दूर करने की कोशिश कर रहा था, पर वो मेरे अंदर है। उसके बाद मुझे बस इतना याद है कि मैं खुद को मारने पीटने लगा। मैं खुद अपने आप को जख्मी करता और अगले पल डर से कराह उठता। कुछ देर बाद मैं बेहोश हो गया, लेकिन जब मुझे होश आया तो देखा कि मुझे यहां बांधा गया है और शरीर जख्म से भरा हुआ है। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ यह सब क्या हो रहा है। खेत में रहने से लेकर हमारे घर में खाट से बंधे जाने तक चरवाहा को कुछ भी याद नहीं था। मेरे चाचा ने उन्हें समझाया कि उसके साथ क्या हुआ था जब उन्होंने उसे देखा था, और इसलिए उसे रोकने के लिए उन्हें यह सब करना पड़ा। तभी मेरे पिताजी घर आ गए और चाचा जी और हम सभी को कमरे के बाहर बुला लिया। पिताजी ने आते ही चाचा से कहा, ध्यान से सुनो, हमें यह घर आज ही खाली करना होगा, अभी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। चाचा जी पिताजी की बात सुनकर हैरान रह गए
और सिर्फ चाचा जी ही नहीं बल्कि हम सब हैरान थे। लेकिन तभी पिताजी ने आगे की बात कही। मैं वो बाबा से मिलकर आया हूं। उन्होंने कहा है कि हम जिस ताकत से लड़ रहे हैं वो एक मुंजा है और उसे निकालना उनके बस की बात नहीं, और अब वो पूरे घर को बर्बाद करके रख देगा। और आखिर में उन्होंने मुझे कहा कि बेहतर होगा कि जितनी जल्दी हो सके उस घर को छोड़कर दूर चले जाओ। उसी पल हम सब ने एक जोर की चीख सुनी। चीख अंदर के कमरे से आई थी। सबने कमरे के अंदर झांक कर देखा तो चरवाहा की मृत्यु हो चुकी थी। उसका सिर खाट के नीचे लटक रहा था, शरीर बेजान था, कोई हलचल नहीं। सब तरफ भाग दौड़ शुरू हो गई और सबसे पहले औरतों और बच्चों को घर से दूर भेजा गया, और उसके बाद जितना हो सके उतना सामान लेकर दादाजी, चाचा जी और पिताजी घर से निकल पड़े। वहां से निकलने से पहले उन्होंने जल्दी जल्दी में उस चरवाहा का अंतिम संस्कार भी कराया। अंधेरा होने से पहले हम गांवों के बाहर थे और अगले दिन तक हम हमारे शहर वाले घर में थे। कुछ दिनों बाद हमें खबर मिली कि उस रात हमारा घर धाए धाए कर रात भर जलता रहा। वहां जो कुछ था सब कुछ जलकर राख हो गया था। लेकिन सच कहूं तो इतने सालों बाद भी हमारे घर वाले उस बात को सोचकर डरते हैं कि कहीं वो वापस ना आ जाए। लेकिन अब मुझे भी डर लगता है जब मैं ऐसी किसी घटनाओं के बारे में सुनता हूं। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि इन सब चीजों से दूर रहूं, ऐसी घटनाओं से दूर रहूं। तो दोस्तों, ये थी आज की 2 कहानियां। आपको दोनों कहानियां कैसे लगी मुझे कमेंट कर कर जरूर बताएं। और एक जरूरी बात, कहानियों की जो प्रतियोगिता मैंने आयोजित की थी उसके लिए अभी तक कोई ज्यादा कहानियां नहीं भेजी गई है, और जो कुछ 2-4 कहानियां मुझे प्राप्त हुई है वो भी नियमों के अनुसार नहीं है। तो अगर आप प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से प्रतियोगिता के बारे में दिए नियमों को पढ़े और उसके अनुसार अपनी कहानी भेजें। और एक दूसरी बात, वहीं पर आप मेरी लिखी पुरानी कहानियों को भी पढ़ सकते हैं और कहानियों का आनंद ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।